नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मेनली दो भाग में होने वाली है, जहां पर पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज पर जिसमें कंटिन्यूअस एफआईआई या फिर डीआईआई की बाइंग हो रही है, और वीडियो के दूसरे हिस्से में अगर आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी या फिर केमिकल स्टॉक्स हैं तो अलर्ट होने का टाइम आ चुका है। तो चलिए शुरुआत उन कंपनीज के साथ करते हैं जहां पर एफआईआई या फिर डीआईआई की बाइंग हो रही है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कोफोर्ज का, जिसकी मार्केट कैप 32,000 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 6 महीने में 40% का रिटर्न दिया है, 1 सालों में 58% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 166% का रिटर्न। अगर मैक्स का चार्ट ओपन करें तो पता चलता है कि ये कंपनी मार्केट में अगस्त 2020 से लिस्टेड है, यानी कि इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 3 ही साल हुए हैं। तो 3 साल के अकॉर्डिंग 166% का रिटर्न एक अच्छी रिटर्न है। लेकिन अगर कोफोर्ज के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। 3 साल पहले तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% तक हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये होल्डिंग 26% पर जा पहुंची है, यानी कि प्रोमोटर्स ने हद पार सेलिंग की है। लेकिन जो भी हो, इस स्टॉक में बहुत सारी लर्निंग लेसन भी है, जिसमें से सबसे पहला लेसन है कि अगर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को बेच रहे हैं तो डायरेक्टली इस कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए कि कंपनी खराब हो गई। हो सकता है प्रोमोटर्स इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हों, शायद प्रोमोटर पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसे निकालना चाहते हैं, या फिर होल्डिंग्स को बेचकर कंपनी के अंदर इसी पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहते हों, जिससे कंपनी का बिजनेस और भी बड़ा हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 0% है या फिर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनीज इजीली काम करते रहती है। अगर जीरो प्रमोटर वाली कंपनीज पर बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आईटीसी का। इस कंपनी में आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी प्रमोटर नहीं है। सेकंड कंपनी इन्फोसिस, इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 14-15% के आसपास है। इन्फोसिस की भी होल्डिंग धीरे धीरे वक्त के साथ घटते हुए 100% से 14-15% तक आ पहुंची है। तो क्या इन्फोसिस खराब हो गई? या फिर आईटीसी, इसकी प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे तो 0% पर आ पहुंची है। इस चीज़ से आप लोग रिलेट कर सीखने की कोशिश करो कि लो होल्डिंग्स मीन्स कंपनी खराब, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो फोर्ज खराब तब होती जब ये 44% की होल्डिंग पब्लिक के हाथों में बेच दी गई होती। 2017 से 2019 तक प्रोमोटर होल्डिंग 30% ही हुआ करती थी। अचानक से ये 70% हुई और फिर से वापस उसी रेंज बॉन्ड के अंदर आ चुकी है। एफआईआई ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग्स को 14% से 24% तक ले गए हैं। हालांकि इससे पहले इनकी होल्डिंग 40% तक हुआ करती थी, और डीआईआई ने पिछले 3 सालों में 6% से 37% तक होल्डिंग को लेकर गए हैं। ओवरऑल कहा जाए तो पिछले कुछ सालों से एफआईआई और डीआईआई दोनों ही इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अगर आप लोग इस कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक मिड कैप कंपनी है, और मिड कैप कंपनी का नेचर है अगर जिस दिन गिरेगी उस दिन 50-60% तक इजीली गिर सकती है। और जब लो प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनीज में गिरावट होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी सुज़लोन एनर्जी। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें भी प्रोमोटर्स की कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कंटिन्यूअस बढ़ रही है। जहां पर 2021 तक एफआईआई की होल्डिंग 4% तक हुआ करती थी, आज ये होल्डिंग यानी कि अगस्त 2023 तक लगभग 11% पर जा पहुंची है। और डीआईआई पहले तो कंटिन्यूअस सेलिंग करते जा रहे थे और उसके बाद अचानक से बाइंग शुरू हो गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डीआईआई ने 5% का स्टेक खरीदा है, और फाइनली पब्लिक की होल्डिंग में क्वार्टरली वाइज लगभग 7% से गिरावट हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी पॉजिटिव चेंज है। और आखिरी स्टॉक आईईएक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, इसलिए इसे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईईएक्स में अगस्त का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तब तक एफआईआई और डीआईआई में कोई बड़ी चेंज देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड के मंथली डेटा पर चलते हैं। अब जैसे ही मार्केट में आईईएक्स की मोनोपोली खत्म होने की बात आई, उस मंथ में म्यूचुअल फंड ने 1,25,00,000 शेयर बेचे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो 37 म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिन्होंने शेयर बेचा था। तो आप लोग इस चार्ट पर भी देख सकते हो कि इतना बड़ा डेटा कभी भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में बाइंग शुरू हो गई। जुलाई के महीने में 2 लाख शेयर म्यूचुअल फंड द्वारा खरीदे गए और अगस्त के महीने में 1,33,00,000 शेयर खरीदे गए।
जो कि जून मंथ के सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। म्यूचुअल फंड वापस से इस कंपनी में इतनी बड़ी बाइंग शुरू कर दिए हैं, इतनी मैसिव बाइंग, यानी कि म्यूचुअल फंड को कुछ ना कुछ तो क्लू मिला है। IEX का ये डेटा देखकर थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो जाग रही है, लेकिन फाइनली इस कंपनी में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। चलिए अब वीडियो के सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। पिछले 3-4 महीने से क्रूड ऑयल का प्राइस एक तरफा भागता ही जा रहा है, जिससे इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल WTI क्रूड $90 पर जा पहुंची है और ब्रेंट क्रूड $94 पर। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्रूड ऑयल की प्राइस क्यों बढ़ रही है और इसके प्राइस बढ़ने से किस किस कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है और किस कंपनीज को नुकसान होने वाला है, दोनों ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन, सऊदी अरेबिया ने अपना प्रोडक्शन को कट डाउन किया है। MBD मीन्स मिलियन बैरल पर डे। कुछ टाइम पहले तक 11 मिलियन पर डे का प्रोडक्शन हुआ करता था और अब जाकर 8.7 मिलियन पर डे पर जा पहुंचा है। तो फर्स्ट रीजन हो गया कि सऊदी ने प्रोडक्शन कट डाउन किया है और इसी के साथ साथ ओपेक ने भी अपने प्रोडक्शन को कट डाउन किया है। और बल्क डिमांड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिमांड बढ़ते जा रही है। तो एक तरफ प्रोडक्शन कट डाउन हो रही है और दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में इंडिया का डिमांड कैसा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में क्रूड ऑयल की डिमांड घटी है। शायद इसका रीजन इथेनॉल ब्लेंडिंग और EV हो सकता है। इस बढ़ते हुए प्राइस से सबसे बड़ा झटका लगने वाला है केमिकल सेक्टर को और FMCG सेक्टर को। तो ये दोनों सेक्टर का रिजल्ट नियर फ्यूचर में खराब आ सकती है। इस बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइस से ये सभी स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, अगर इस प्राइस को पब्लिक पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा EV मार्केट को पहुंचने वाला है। EV मार्केट का किंग यानी कि टाटा मोटर्स, जिसे आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगली कंपनी इलेक्ट्रा ग्रीन, जो कि बस बनाया करती है। ओवरऑल कहा जाए तो आपके नज़र में जो भी कंपनीज EV से रिलेटेड काम करती है उन सभी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इन सभी का फ़ायदा तब पहुंचेगा जब इंडियन मार्केट में भी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।